हेलो एवरीबॉडी। और आजकल सबसे ज़्यादा लोग गट इश्यूज से परेशान रहते हैं, है ना। तो बिना कोई जांच कराए और हम केवल सिम्टम्स से और साइन से कैसे पता करें कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मैं एक सिनेरियो बताता हूँ कि आपको डायरिया आ जाता है बार बार। दूसरा सिनेरियो है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बार बार। कोई इन दोनों में से कोई एक होता है या ये दोनों ही चलते रहते हैं, है ना। खाना खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाती है। तो तीसरा मोस्ट कॉमन ये सिनेरियो है। चौथा क्या सिनेरियो है कि बर्पिंग होने लगती है, बर्प्स आते हैं बार बार बहुत ज़्यादा। और कई सारे फूड आइटम्स आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा फूड इंटॉलरेंसेस है ना। तो देखो, बर्पिंग का पहले डिस्कस कर लेते हैं। बर्पिंग का मतलब है कि इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है फूड का, तो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ भी हो सकती है। या ये हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं और एयर को इंजेस्ट कर रहे हैं। तो हमें पहले बेसिक चीज़ों पे काम करना है। डायरिया का क्या रीज़न हो सकता है? जैसे बहुत लोगों ने कुछ खाया और कुछ देर के बाद तुरंत टॉयलेट जाना पड़ेगा और लूज स्टूल हो जाएगा। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका एक रीज़न होता है कि हमको पता है कि हमारी बॉडी जनरली अल्कलाइन होती है और स्टमक बहुत ही हाईली एसिडिक होता है और अगेन इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन होता है। बट आप खुद सोच के देखो कि स्टमक और इंटेस्टाइन जो है ना, ये तो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, सटे हुई चीज़ें हैं। तो अचानक से एसिडिक और अल्कलाइन में ये चेंज कैसे हो जाता है ऑल ऑफ सडन? तो इसलिए होता है कि जैसे ही जो खाने का मटेरियल है वो स्टमक से जैसे ही स्मॉल गट में आएगा, वहाँ पे दो सोर्सेस से फ्लूइड आता है या एंजाइम्स आते हैं, या और मान लें कि लिक्विड आता है कोई। तो वो दो सोर्सेस कौन है? एक तो है लीवर से होते हुए, गॉल ब्लैडर से होते हुए आपकी सिस्टिक ट्यूब के थ्रू लिक्विड आएगा या बाइल आएगा और आपके ड्यूडेनम या फर्स्ट गट में आके जुड़ेगा वो। दूसरा है पैंक्रियास से, तो पैंक्रियास से लिक्विड आएगा और वो भी इसी पार्ट से आके जुड़ेगा। तो ये जो दोनों फ्लूइड होते हैं, इसमें बहुत ही हाईली एल्कलाइन मटेरियल होता है। तो जब एसिड और एल्कलाइन मिलते हैं तो वो एक दूसरे से एक तरह से लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जो ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इन नॉर्मल इंडिविजुअल की जो क्वांटिटी है इतनी सफिशिएंट होती है कि वो स्टमक से आने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर कोई चीज न्यूट्रलाइज हो गई तो pH 7 होगा। बट स्लाइटली अल्कलाइन मेंटेन करना है। दैट मीन्स मतलब स्लाइटली अल्कलाइन कहाँ मेंटेन करना है? गट में मेंटेन करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेंटेन करना है फॉर नॉर्मल डाइजेशन। तो पैंक्रियाटिक, जो पैंक्रियास से जूस आ रहा है और जो लीवर से जितने भी जूसेस आ रहे हैं, वो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज भी करें और थोड़ी हाई एल्कलिनिटी की तरफ ले जाएं, राइट। तो इससे जब एसिड और बेस या एसिड और एल्कली जब मिलते हैं तो आपस में बहुत गैसेस निकलती हैं और फिजी रिएक्शन होती है। तो इससे ना खाना को, पार्टिकल को टूटने में बहुत हेल्प मिलती है और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं उसको फिर इंटेस्टाइन आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और अदर एंजाइम्स, राइट। इमेजिन कि लीवर से जो फ्लूइड आ रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कि केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है या क्वांटिटी में प्रॉब्लम है। सेम विद पैंक्रियास, तो एसिड को तो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे, कैसे होगा? तो बहुत ही हाई एसिडिक या लो पीएच का जो फ्लूइड है वो इंटेस्टाइन में आएगा और इंटेस्टाइन इस तरह से डिजाइन नहीं हुई है कि इतने एसिडिक फ्लूइड को वो होल्ड कर पाए। तो क्या होगा, जो वो एसिडिक मटेरियल होगा वो बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? डायरिया। और एसिडिक मटेरियल की वजह से डायरिया, अगर ये बहुत दिनों तक रहता है, एसिडिक होता है, तो आपके एनल एरिया में भी इंजरी कर सकता है। तो ऐसे लोगों को एनल फिशर भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास जाओ तो कह देंगे आईबीएस। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? इमेजिन ए सिचुएशन कि आपका एसिड कम बन रहा है ना, तो एसिड कम आएगा बट लीवर एंड पैंक्रियास की फंक्शनिंग नॉर्मल है, या एटलीस्ट जो पेट है, जो स्टमक है, उससे तो बेटर ही है। तो क्या होगा, एसिड प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो जो आपका फूड है वो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं हुआ है स्टमक में, राइट। स्टमक में जो एसिड है तो डाइजेस्ट करने के लिए होता है एसिड का काम, तो वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर रहा है। अब वो जो इस तरह का अनडाइजेस्टेड फूड आएगा गट में, तो वो ज्यादा देर तक वहां पे स्टे करेगा। तो ज्यादा देर तक स्टे क्यों करेगा? क्योंकि उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करना है। तो जो प्रॉपरली डाइजेस्ट करना है, ज्यादा देर स्टे करेगा। अब वहां पे तो बैक्टीरिया भी होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उस फूड को फर्मेंट करेंगे, क्योंकि फूड एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो जब भी फर्मेंटेशन होता है तो गैसेस बनती है एज ए बाई प्रोडक्ट। अगर वो गैसेस वहां पे ट्रैप हो गई, राइट, तो वो आपका इंटेस्टाइन को फैलाएंगी, उसको ब्लोट करेंगी, आपको बैलूनिश फीलिंग आएगी, या बैलून की तरह आपकी गट जो है ना फैल रही है। बट जब ये गैस नीचे से पास हो जाएगी तो आपको रिलीफ मिलेगा, या बर्पिंग के थ्रू निकल जाएगा तो आपको आराम मिल जाएगा। तो एक बर्पिंग का ये भी रीजन हो सकता है अदर देन वो। स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली बैक्टीरिया नहीं होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली बैक्टीरिया होते हैं और ज्यादातर फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। बट अगर आप इस तरह की एंटीबायोटिक खा रहे हैं, बार बार कोल्ड में भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो मैं स्ट्रीट फूड पैक्ड फूड की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उन केमिकल्स की वजह से
आप अपने नॉर्मल जो इंटेस्टाइन, बड़े इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आप किल कर सकते हो, तो मर जाएंगे। तो जब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वहां से ऊपर से बुरे बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब बुरे बैक्टीरिया को तो नहीं पता कि सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहना है, तो वो कहीं भी रहेंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, वहीं अपना घर बना लेंगे, अपना हैबिटेट बना लेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर फूड वहां ज्यादातर रुकेगा तो ये बहुत बुरे बैक्टीरिया फूड का ना फर्मेंटेशन करेंगे और बहुत ज्यादा फिर गैसेस का हो पाएगा। इसका सोल्यूशन क्या करना है? सोल्यूशन यह करना है, बहुत सारे सप्लीमेंट है मार्केट में। तो पहला तो जो भी हमारा डाइजेशन है ना, ये सर्केडियन रिदम से बहुत कनेक्टेड होता है। तो प्रॉपर स्लीप, टाइमिंग के साथ, ड्यूरेशन के साथ, सेम टाइम पे खाना खाना, अपने फूड में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करना, खाने के आसपास बहुत ज्यादा पानी मत पीना, नहीं तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो एसिड है, वो डाइल्यूट हो जाएगा। सप्लीमेंट का भी सहारा ले सकते हैं अगर एसिड का प्रोडक्शन कम हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन है कम है, तो उसके भी टैबलेट और कैप्सूल आते हैं, वो भी हम अपने खाने के साथ ऐड कर सकते हैं। फर्मेंटेड और ऐसा खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, हमें उधर प्रेफर करना है। एक्सरसाइज को ऐड करना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। एंटीबायोटिक लेने की हिस्ट्री है या इस तरह की हिस्ट्री है कि आपको लग रहा है कि अंदर अच्छे बैक्टीरिया नहीं है, तो पहले कुछ एंटीबायोटिक गट वाली आती है, उनसे पूरा गट को क्लीन करो और उसके बाद क्या करना है, अच्छे बैक्टीरिया आपको अपने पेट में डालना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे इन चीजों पे आपका इंप्रूवमेंट आने लगेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, फाइबर, जो अच्छा इंसॉल्युबल फाइबर है, जो फाइबर जनरली हम बैक्टीरिया के लिए खाते हैं, तो वो हमें ऐड करना है। पानी की कमी नहीं होने देना, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको यह लगे कि इन चीजें करने के बाद अगर आपको हेल्प मिलती है, इस वीडियो पे आके कमेंट करना है 15-20 दिन या 1 महीने करने के बाद कि आपके सिम्टम्स में कितना रिलीफ आया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी बहुत फायदा हो।